बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक मौज़ू होगा कि पाकिस्तान की सियासत, उसके अंदर क्या हो रहा है, और दूसरे नंबर पर बात करेंगे ईरान और अमेरिका की जंग पे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत में। वो क्रिकेट में कहते हैं ना कि पहली बॉल पर छिक्का, तो मोहसिन नकवी साहब ने पहली तकरीर की है और पहली सियासी तकरीर में उन्होंने छिक्का लगा दिया। वो छिक्का क्या लगाया? ये एक समिट था जिसमें जो है पाकिस्तान के ताजर तबका इकट्ठे थे, और उसके अंदर उन्होंने पहली बार पर छक्का ये लगाया कि उन्होंने चार्जशीट कर दिया है हुकूमत को। ये उनका ज़ाती नज़रिया है, जिसको DGISPR ने भी कहा है, ये उनका ज़ाती नज़रिया है। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त मौजूदा जो सिस्टम है ये तबाह हो चुका है, और इसके अंदर ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मिसाल दी कि वो 18 घंटे 24 घंटे भी काम कर लें, अभी तो 18 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। 18 घंटे काम करेंगे तो फायर फाइटिंग ही है, लेकिन ये निज़ाम सही नहीं होगा। आज यहाँ पे आप बैठे हो तो आप 10 साल भी बैठने के बाद यही बातें दोहराएंगे। तो उन्होंने वार्न किया है कि नए इन सूबे बनाए जाएं, अलर्ट जारी किया है। जैसे कोई सैलाब आता है उससे पहले अलर्ट जारी हो जाता है, तो उन्होंने भी बुनियादी तौर पे जो है ना वो अलर्ट जारी किया है कि आप लैपटॉप जितना मर्जी तकसीम कर लें, ये 2-4 हज़ार ये जो नौजवानों को दे देंगे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए तमाम सियासी जमातों, चाहे मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है या PTI है, एक दिन, एक माह, एक साल बैठे मुल्क के मसले हल करें। लिहाजा उनकी तरफ से तो एक वार्निंग जारी हुई है सियासी जमातों को कि, और उन्होंने फिर मिसाल भी दी है कि एक आदमी इतनी मेहनत करके प्लेट में रख के आपको सब कुछ देता है, और उसके बाद जो है आप कुछ नहीं कर रहे। उनका कहने का मकसद है कि मुल्क के अंदर ना गुड गवर्नेंस है, ना डिलीवरेंस है, कुछ भी नहीं हो रहा। आपको हर चीज़ जो है वो प्लेट के अंदर रख के दी, लेकिन आप फिर भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा उन्होंने एक और चीज़ इसमें मेंशन की है, ये जो हमारे भारत के अंदर हो रहा है ना जंतर मंतर, और उसमें जो नौजवान इकट्ठे हुए हैं जिसको भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने काकरोच कहा था, तो उन्होंने इस किस्म की मिसाल यहाँ पे दी है। उन्होंने कहा कि डरे उस वक्त से कि जब काकरोच आ जाएंगे, यानी कि माएँ जैसे डराती थी अपने बच्चों को कि सो जाओ गब्बर आ जाएगा, तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि डरे नहीं तो काकरोच आ जाएंगे। ये तबल बजा दिया बहरहाल के उन्होंने। और ये अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं मज़ीद आप जितनी भी आप उसमें ऐड ऑन करते जाएँ, लेकिन बहरहाल के उन्होंने बात तो दुरुस्त कर दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे लाखों लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, नौजवान जो है वो सड़कों पे डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं, लोगों को अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा, बेरोज़गारी है। तो ये बात दुरुस्त है और इसमें कोई शक नहीं। मैं अदाद-ओ-शुमार देख रहा था पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के। उनका ये कहना है कि 28% वो नौजवान हैं जिनकी उम्रें 15 साल से 24 साल के दरमियान हैं। ये गैर हुनरमंद हैं, बेरोज़गार भी हैं, तालीम भी हासिल नहीं कर रहे, और लाखों नौजवान हर साल कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेके फारिग फिर रहे हैं। तो उनकी तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये ना हो कि ये नौजवान काकरोच का वो जो शक्ल है वो इख्तियार कर जाए, तो इस्लामाबाद के डी चौक के अंदर फिर हमें वही देखने को मिले। खैर, ये तो उनकी राय थी। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है, वो मुझे जो है ना आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाला वो लोग भी कहते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत को भी चार्जशीट इस तरह किया था। वो कह रहे थे कि जनाब ये फार्म 47 की हुकूमत है, जहाँ पे वफाक और पंजाब के अंदर जो हुकूमतें बैठी हैं ये फार्म 47 की है। अब जो इतना तेज़ वो बोल रहे थे, लेकिन अब ज़राए कुछ बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में दो बड़े घर, एक प्राइम मिनिस्टर का घर है, एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का घर है। वहाँ से पैगाम आया, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर ही मुजफ्फराबाद के अंदर एक बैठक हुई है जिसमें राना सनाउल्लाह भी बैठे थे, पीपल पार्टी के लोग भी बैठे थे, जिसमें ये तय पाया है कि आइंदा जो है जो दो मराहल है आज़ाद कश्मीर के, उस पर बातचीत नहीं होगी। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पीपल पार्टी को भी पुरानी तनख्वाह पर उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो बात तो बड़ी चल रही थी, जिस पे मुझे एक वेलकम फिल्म है इंडिया की, उस पे एक बड़ा मशहूर डायलॉग था नाना पाटेकर का। वो कहता है कंट्रोल उदय कंट्रोल। बिलावल भुट्टो जो है ना वो आगे बढ़ रहे थे, तो लिहाजा उन्हें शायद आसफ अली जरदारी साहब ने कहा कि कंट्रोल बिलावल कंट्रोल। खैर, देखिए कि अब उनका आगे क्या बनता है, बहरहाल के दो मराहल बाकी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो बात करनी थी वो थी ईरान और अमेरिका की जंग पे। देखिए, ईरान ने 29 जुलाई को जो हमला किया है ना उर्दन पर, और 6 मिसाइल दागे, और ईरान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने 3 F-35 जो है वो अमेरिकन जो लड़ाका तैयार थे उन्हें तबाह कर दिया। अब अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी एक्सियोस वो कह रहे हैं कि ट्रंप परेशान है। जो वन ऑन वन मुलाकात हुई थी नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसके अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा आड़े हाथों लिया था, और वो कह रहे थे कि आप तो मुझे ये पैगाम सुना रहे थे कि हम अगले दिन ही फतह कर लेंगे। इतने महीनों की जंग के बाद भी ईरान जो है वो सरनगू नहीं हुआ, और इसमें कोई शक नहीं कि ईरानी पासदारान इनकलाब उन्होंने अभी दावा नहीं किया, उनका ये बयान है कि हम अल्लाह की मदद से इसराइल और अमेरिका को तबाह करेंगे, बदला लेंगे, सजा देंगे।
तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इसराइल की बर्बादी जो है ना वो नविश्ता दीवार है। पाकिस्तान क्योंकि इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, तो मैंने उसमें भी बात करनी थी कि पाकिस्तान इसमें सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अभी हाल ही में 14 मुल्कों का एक दफ़ाई बहरी एक पैक्ट तैयार हुआ है सऊदी अरब के अंदर, और इसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है और जो इस्लामी ममालिक है उसके अंदर भी शामिल है। ये बहरी दफ़ाई निज़ाम होगा जो बहरा अहमर के अंदर जो है वो तमाम ममालिक बहरी दफ़ाई कंट्रोल करेंगे। तो मुझे याद है कि 2015 के अंदर भी 42 ममालिक का सऊदी अरब ने फ़ौजी इत्तेहाद बनाया था और इसको नाम दिया था इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन। कहाँ गया वो 42 ममालिक का इत्तेहाद? वो तो लगता है हवा में मुअल्लक़ हो गया। पाकिस्तान को इसमें सोच समझ कर फैसला करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का किरदार सालिसी का है, जिसको अभी तक पूरी दुनिया ने माना है। फिर इसमें मैं ये भी बात करूँगा कि पाकिस्तान को इसलिए भी माना गया था कि इसके अपने जो मुस्लिम ममालिक हैं या ख़ित्ते के ममालिक हैं उनसे अच्छा ताल्लुक है। लेकिन हमें इस पे क्या किरदार अदा करना होगा? हम दो तरफ से तो घिरे हुए हैं, वो मक्कार चालें कर रहे हैं अफ़गानिस्तान और दूसरी तरफ भारत। हमारा 4 ममालिक के साथ बॉर्डर लगता है, बाकी 2 बच जाते हैं चीन और ईरान। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान के साथ हमारा जो है वो किसी किस्म का भी जो है वो ऐसा तनाज़ा शुरू हो जाए जिससे हमारा तीसरा बॉर्डर भी एंगेज हो जाए। लिहाजा हमें सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की, तो वो पाकिस्तान के दुश्मन है, कोई शक नहीं। भारत की बात करेंगे, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, और पाकिस्तान का भारत दुश्मन नहीं, इसराइल भी दुश्मन है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें मेंशन थी कि जो इंडिया है, इंडिया ने तकरीबन 1197 $1197 मिलियन का असला इसराइल को बेचा है, और 2018 से 2022 तक 1197 मिलियन का जो असला है इसराइल को फ़रोख्त कर चुका है जी भारत। तो भारत की देखिए जो बलूचिस्तान में भी एंगेज है, DGI SPR ने भी कहा जनाब के बलूचिस्तान के अंदर जितनी कार्रवाई कर रहा है वो भारत कर रहा है, अफ़गानिस्तान को जो शह दे रहा है वो भारत दे रहा है। लिहाजा हमें सोच समझ के फैसला करना होगा कि हमारे नेबरिंग कंट्री, दो तो हमारे दुश्मन है, वाज़ेह दुश्मन है, उनसे लड़ रहने की ज़रूरत है। जो ईरान और चीन है उनके साथ हमें जो है मुसालियत के साथ और अक्लमंदी के साथ फैसला करना होगा। और चीज़ें आएंगी तो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।